नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से होंगी। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर देश में कोविड-19 से संबंधित स्थिति की करेंगे समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक। चीन, जापान समेत कई देशों में बढ़ते कोविड संक्रमण के मद्देनजर केंद्र सरकार सतर्क। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली सहित कई राज्यों ने कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा के लिए बुलाई आपात बैठक। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण पर जताई चिंता। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने चीन से कोविड डेटा साझा करने के साथ साथ कोविड की सही स्थिति और सही आंकड़े मुहैया कराने को कहा। जर्मन सरकार ने की बायोटेक कोविड-19 टीकों की पहली अपनी खेप चीन भेजने की पुष्टि। तवांग में चीनी सेना के साथ झड़प और केंद्रीय मंत्री और नेता सदन पीयूष गोयल के बिहार से जुड़े बयान को लेकर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। बिहार के मुद्दे पर पीयूष गोयल ने अपना बयान लिया वापस। कहा, बिहार के लोगों का अपमान करना मकसद नहीं। तवांग के मुद्दे पर गोयल ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए 1 करोड़ 35 लाख चीनी दूतावास से मिला है, इसलिए कांग्रेस कर रही है हंगामा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को किया संबोधित। कहा, रूस के साथ सिर्फ शांति का मतलब अपने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं। और उत्तर भारत में बढ़ा ठंड का प्रकोप। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से थमी वाहनों की रफ्तार। रेल यातायात भी बाधित। दिल्ली एनसीआर में भी तापमान गिरा। और क्रिकेट में मीरपुर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने बनाए 130 रन। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे स्पिनर कुलदीप यादव टीम से बाहर। 11 साल बाद तेज गेंदबाज जयदेव उनतकट की टीम में वापसी। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चीन, जापान जैसे देशों में कोविड-19 की लगातार बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना वायरस से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए आज दोपहर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा होगी। वहीं इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में प्रधानमंत्री को देश में कोरोना की ताजा स्थिति के विषय पर अवगत कराया जाएगा। और चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में भी संक्रमण को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय टीम 9 के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा नए वेरिएंट पर नजर रखते हुए और हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराए जाने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने निर्देश में कहा कि कोविड टेस्टिंग और टीके की प्रिकॉशन डोज को बढ़ाएं। यूपी में स्थिति सामान्य है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि सतर्कता और सावधानी की जरूरत है। आईसीसीसी से सहयोग लेने के साथ ही एएनएम, आशा बहनों और आंगनवाड़ी को एक्टिव करें। विभिन्न देशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री ने कोविड प्रबंधन के लिए गठित उच्च स्तरीय टीम के साथ निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर रोग से ग्रसित लोगों का विशेष ध्यान रखें। भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर
मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करें। यूपी सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी संभव प्रयास निरंतर जारी हैं। आपकी सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है, मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने का समाचार प्राप्त हो रहा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस की स्थिति के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। चीन समेत कुछ देशों में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद बुधवार को राजधानी दिल्ली में कोविड से एक मरीज की मौत हो गई। दिल्ली में लंबे समय बाद कोरोना से किसी मरीज की मौत हुई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 नए मामले आए और एक मरीज की मौत हुई है। हालांकि कोरोना संक्रमण दर 0.19% है। वहीं पिछले 24 घंटे में 2642 कोरोना टेस्ट किए गए हैं और 8 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 27 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 19 मरीज होम आइसोलेशन में ही हैं। वहीं 3 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज राज्य कैबिनेट की बैठक से पहले राज्य में कोविड की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले कल दुनिया भर के देशों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड की स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी। वहीं राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। और कोविड से जुड़ी इस खबर के तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 साथी संवाददाता जुड़ गए हैं, सुधाकर दास और नितेंद्र सिंह। सुधाकर, नितेंद्र, आप दोनों का स्वागत है। नितेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कि किस तरह से अभी तक जो कल उच्च स्तरीय बैठक की गई और कई दिशा निर्देश केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को दिए गए हैं, और जो एक मौत दिल्ली में हुई है कोविड से, उस पर अभी क्या कहना है स्वास्थ्य मंत्रालय का मौजूदा स्थिति को देखते हुए? देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार निगरानी रखता है जो कोविड के मामले हैं उस पर, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कल ही एक बैठक हुई या उससे पहले जो स्वास्थ्य सचिव ने लेटर जारी किया, ये ऐसी बात नहीं है। लगातार इस पे समीक्षा हम देख रहे हैं कि 150 केस आ रहा है और साप्ताहिक करीब 12,000 केस दर्ज किया जा रहा है, और सब पे गहन समीक्षा होती है और उसकी मॉनिटरिंग होती है। जिस राज्य में भी ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं वहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी, चाहे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, एडिशनल सेक्रेटरी हो, संबंधित राज्य के स्वास्थ्य सचिव से संपर्क करते हैं और दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। जो बीते कुछ दिनों से जो चीन और बाकी दूसरे देशों में जो कोविड के मामले बढ़े हैं, जो एक नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है ओमिक्रॉन का BF.7, और उससे जो स्थिति उत्पन्न हुई है, और उसके मद्देनजर जब परसों केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने लेटर लिखा राज्यों को, तो राज्य भी एक्टिव हुए, जागरूकता भी बढ़ी। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक 1.5 घंटे की गहन समीक्षा बैठक की थी, जिसमें तमाम उच्चाधिकारी थे और जो एक्सपर्ट थे उसमें शिरकत किए थे, और ये जो स्थिति है दुनिया में और भारत में, उसकी आने वाले दिनों में क्या असर होगा, इस पर गहनता से विचार किया गया और कुछ जो है सुझाव और दिशा निर्देश जारी किए गए। पहली बात तो यह है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उस पर उसका पालन हो, जिसमें 5 सूत्री रणनीति है केंद्र सरकार की, जिसमें टेस्ट है, ट्रेस है और ट्रीटमेंट है, और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है, हाथ को आप धोते रहना, इसका पालन हो, लोगों को फिर से जागरूक किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मास्क लगाइए, चाहे वो सार्वजनिक जगह पे आप जा रहे हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ है, या फिर एक कमरे में अगर 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, 5 से ज्यादा लोग हैं, तो जरूर मास्क लगाएं। ये एक बहुत जरूरी बात है। जो दूसरी अहम बात है कि जो प्रिकॉशन डोज है वो तकरीबन 28% ही लोगों ने लिया है देश के, तो प्रिकॉशन डोज लगाना बहुत जरूरी है, खासतौर पे जो 60 साल से अधिक उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं, या जिनको गंभीर बीमारियां हैं, चाहे वो डायबिटीज। जी नितेन, प्रिकॉशन डोज पे इस समय सबसे ज्यादा जोर है। जिस तरह से नए वेरिएंट का खतरा तमाम अन्य देशों में देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री भी एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं। सुधाकर, इस बैठक में जैसा नितेंद्र बता रहे हैं कि अभी मात्र 28% ही प्रिकॉशन डोजेस ली गई हैं। कल एक बैठक हुई है जिसमें मुख्यमंत्री ने तमाम राज्यों के साथ और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। आज प्रधानमंत्री की बैठक के एजेंडे में
प्रिकॉशन डोज के साथ वो क्या चीजें हो सकती हैं जो नए वेरिएंट को लेकर खतरे के तौर पर देखी जा रही हैं? देखिए ऋतु, करीब दोपहर 3:30 बजे ये बैठक होनी है। इस बैठक में हेल्थ मिनिस्ट्री और जो संबंधित मंत्रालय हो सकते हैं कोविड की तैयारियों को लेकर, वो लोग पीएम मोदी के सामने पूरी जानकारी रखेंगे, प्रेजेंटेशन रखेंगे कि किस तरह की तैयारियां सरकार की है, किस तरह की पूरे देश की स्थिति है और इंटरनेशनल सिचुएशन क्या है। लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूर हमने देखा कि बीते समय में भारत ने कोविड के खिलाफ जो प्रभावी एक लड़ाई लड़ी, वो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी का जो नेतृत्व है उसमें लगातार दिखा। चाहे राज्यों के साथ मिलकर उस लड़ाई को लड़ने की बात हो या फिर जो प्रिपरेशन है, तैयारियों की बात हो, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने की बात हो, तो मुझे लगता है कि जो एस्पेक्ट्स है, एक तो जो इंटरनेशनल जो सिचुएशन है, चीन की तरफ से जो खतरा है, जो जापान, अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों में भी जो केसेस में तेजी आई है, तो उस इंटरनेशनल सिचुएशन के मद्देनजर क्या कदम उठाया जा रहा है। दूसरे जो और भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब हमारी जो तैयारियां, चाहे दवाओं की बात हो, अस्पताल की बात हो, और उन तमाम तैयारियों की क्या स्थिति है, जो टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उस पर, क्योंकि पीएम मोदी हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि कोविड के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है, तो सतर्कता लगातार उस लिहाज से जरूरी है। तो उस सतर्कता के लिए क्या कुछ उपाय किए जाने की जरूरत है। और तीसरी जरूर आप जो बात कह रहे हैं, नितिन ने भी जो कहा कि जो प्रिकॉशन डोज है, उसको एक तरह से मुझे लगता है कि और थोड़ा सा जागरूक राज्यों को पीएम मोदी करने की कोशिश करेंगे कि इसमें आगे बढ़े, क्योंकि इस वैक्सीनेशन डोज की वजह से 220 करोड़ डोज हमारे देश में जो लग चुके हैं, उसमें 80-85% लोगों को डबल डोज लग चुके हैं। तो निश्चित तौर पर प्रिकॉशन डोज भी आगे बढ़ता है, तो ये जो एक प्रभावी स्थिति बनी है कि जब दुनिया में हर हफ्ते 35 लाख केसेस आ रहे हैं, तो भारत में सिर्फ 1200 केसेस हर हफ्ते आ रहे हैं, तो ये एक पूरी स्थिति है। तो एक व्यापक समीक्षा इस पूरे बैठक में हो सकेगी। तो आने वाले समय को मुझे लगता है लेकर पीएम मोदी कई दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सुधाकर, भारत में कोविड के एक तरह से प्रकोप से टीकाकरण के इस तेज रफ्तार अभियान ने ही बचाया है, और एक बार फिर जो कोविड का संकट दिखाई दे रहा है तमाम देशों में, उससे बचने के लिए जो आज उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री करेंगे, समीक्षा बैठक 3:30 बजे, देखेंगे कि उसमें क्या सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का अभी तक की पूरी जानकारी के लिए। चीन में कोरोना के मामलों में तेज बढ़ोतरी के चलते अब विश्व भर के लोग सचेत होने लगे हैं। चीन के साथ जापान में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। जापान में हर दिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जापान में एक दिन में 2 लाख मामले सामने आने के बाद कोरोना का खतरा और बढ़ने की आशंका हो गई है। जापान में बुधवार को कोरोना वायरस के 2,11,06 नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार की तुलना में यह आंकड़ा 15,412 केस ज्यादा का रहा है। अकेले टोक्यो में 21,186 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो टोक्यो में गंभीर लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती संक्रमित लोगों की संख्या मंगलवार से 7 से बढ़कर 44 रही। वहीं राष्ट्रव्यापी आंकड़ा 530 पर पहुंच गया है और देश भर में रिपोर्ट किए गए कोरोना वायरस से संबंधित मौतों की संख्या 296 पर पहुंच गई है। वहीं पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने के कारण कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी की वजह माना जा रहा है। जापान में पर्यटकों की संख्या बीते महीने लगभग 10 लाख तक पहुंच गई, जो कि कोरोना प्रतिबंध हटाने के बाद से पहली बार इतनी देखने को मिली है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा है कि एजेंसी की चीन में गंभीर कोरोना वायरस बीमारी की बढ़ती रिपोर्ट के बारे में काफी चिंतित है। एक प्रेस ब्रीफिंग में WHO के महानिदेशक ने कहा कि चीन में गंभीर बीमारी की विकसित स्थिति पर WHO बहुत चिंतित है। उन्होंने कहा कि हमने चीन से आंकड़ों को साझा करने का अनुरोध किया है। WHO महानिदेशक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को चीन में कोविड-19 की गंभीरता पर अधिक जानकारी की आवश्यकता है। विशेष रूप से अस्पताल और गहन देखभाल इकाई में मरीजों के भर्ती की विस्तृत जानकारी की जरूरत है। कुछ वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि चीन में कोविड-19 के अनियंत्रित प्रसार से नए वेरिएंट का जन्म हो सकता है। चीन में संक्रामक रोग विभाग के मुख्य चिकित्सक वू जुनयो ने कहा है कि कोरोना वायरस का ताजा संक्रमण ठंडक के पूरे मौसम में होगा। 3 महीनों में इसकी 3 लहर आएंगी। उन्होंने कहा कि इस समय संक्रमण की पहली लहर चल रही है, जो जनवरी के मध्य तक रहेगी। और आइए अब बात ताजा खबर की।
तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल निलंबित किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने संदीप गोयल को निलंबित कर दिया है। यह अभी की ब्रेकिंग आ रही है। जांच पूरी होने तक निलंबित रहेंगे संदीप गोयल। गृह मंत्रालय ने संदीप गोयल को निलंबित कर दिया है और गृह मंत्रालय ने कहा है कि जांच पूरी होने तक निलंबित रहेंगे संदीप गोयल। तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल निलंबित। और इस खबर पर सुधाकर हमारे साथ हैं। सुधाकर, इस निलंबन के कारण और इसका असर। तो आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें सत्येंद्र जैन, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, दिल्ली सरकार के मंत्री, आपके वरिष्ठ नेता, और उनको किस तरह से जेल के भीतर मसाज की सुविधाएं दी जा रही थी। कथित तौर पर एक जो रेप का आरोप था, रेपिस्ट, उसके द्वारा वो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी। घर का भोजन, जो जेल के लोगों को या जेल में जो बंद कैदी है उनको जो चीजें नहीं मिलती, वो तमाम सुविधाएं, बिस्तर हो या फिर कैदी उनके कमरे में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं और तमाम चीजें कर रहे हैं, यहाँ तक कि टीवी। तो ये जो सुविधाएं जो कोर्ट के द्वारा नहीं दी गई थी, अवैध तौर पर उनको दी जा रही थी, वो तस्वीरें हमने देखी थी। और उस मामले में ये जानकारी सामने आई थी कि संदीप गोयल उस वक्त तिहाड़ के डीजी थे। उस दौरान ये तमाम सुविधाएं सत्येंद्र जैन को मुहैया कराई गई थी। आपको दूसरा वाकया भी याद होगा, महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि संदीप गोयल ने उनसे करोड़ों रुपए ऐंठे हैं, उनको जेल में सुविधाएं देने के मामले में। तो इन तमाम मसलों की जांच हो रही थी। हम जानते हैं कि उस वक्त ये जानकारी सामने आने के बाद संदीप गोयल को डीजी तिहाड़ के पद से हटा दिया गया था। लेकिन जब जांच जैसे आगे बढ़ी है तो अब एक तरह से कह सकते हैं दिल्ली की एलजी की भी सिफारिश इसमें रही होगी और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि जो जांच पूरी होने तक उनको ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स डिसिप्लिन एंड अपील 1969 का जो रूल 3 है उसके अंतर्गत उनको सस्पेंड किया जाता है। और उसमें कहा गया कि जांच पूरी होने तक 1989 के एजीएमयू के कैडर के ये अधिकारी हैं, स्पेशल कमिश्नर अभी दिल्ली के, तो जांच पूरी होने तक ये सस्पेंड रहेंगे। लेकिन बहुत गंभीर उनके आरोप उनके ऊपर है। दस्तावेजी प्रमाण भी आप कह सकते हैं कि काफी कुछ वीडियो फुटेज हमने तमाम लोगों ने देखी है कि किस तरह से सत्येंद्र जैन को जेल में सुविधाएं, मसाज जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी। तो उस गंभीर तो मामला रखता है, लेकिन जांच पूरी होने तक वो सस्पेंड रहेंगे। अगर जांच में वो तमाम सत्यता साबित होती है तो जरूर और भी कठोर कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस पूरी जानकारी के लिए, इस खबर पर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कर, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। लोकसभा में आज विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताई।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सदस्यों से सुरक्षा उपायों पर ध्यान देने और मास्क पहनने का आग्रह किया। मैं आपका ध्यान विश्व के कतिपय देशों में कोविड-19 महामारी के पुनः सक्रिय होने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कोविड-19 के पिछले अनुभवों को देखते हुए हमें निरंतर सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरकार ने भी तत्परता से कदम उठाते हुए पूरे देश को कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सुरक्षा उपायों के पालन करने की सलाह दी है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों आग्रह है, हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। मेरा विश्वास है, जैसे हमारे देश ने पहले भी सामूहिक प्रयासों से कोविड-19 पर विजय प्राप्त की थी, हम आगे भी उसी प्रकार से इस महामारी को रोकने में सफलता प्राप्त करेंगे। विपक्ष द्वारा चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग और हंगामा करने पर नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि पहले भी तमाम घटनाएं हुई हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने कभी जवाब नहीं दिया। हमारी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने विस्तार से इस मुद्दे पर जवाब दिया है और 1962 में इसी सदन में कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के बड़े इलाके में जो जमीन गई है वहां तो घास भी नहीं होती, और इनके विदेश मंत्री ने सदन में स्वीकार किया था कि 38,000 किलोमीटर भारत की भूमि चीन के अवैध कब्जे में है। पीयूष गोयल ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए 1 करोड़ 35 लाख चीनी दूतावास से मिला है, इसलिए कांग्रेस हंगामा कर रही है। 1962 में एक उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री ने इसी सदन में कहा था कि ये क्या, उसमें क्या दिक्कत है अगर जम्मू कश्मीर का एक बड़ा इलाका हमारे देश से अलग हो गया, वहां तो एक पीस ऑफ घास भी नहीं उगती है। उन्होंने अहमद ने बताया कि 38,000 किलोमीटर भूमि आज अवैध कब्जे में है चाइना के, और ये इन्हीं के समय, इन्हीं के कारनामे और इन्हीं के गलतियों के कारण राजीव गांधी फाउंडेशन को 1 करोड़ 35 लाख रुपए चाइनीज दूतावास से मिला। इसका आज तक खुलासा नहीं कर रहे। कांग्रेस जिम्मेदार है, जो देश की समस्याएं हमने विरासत में ली। राज्यसभा में विपक्ष द्वारा नेता सदन के ऊपर उनके कथित बयान को लेकर विरोध करने पर नेता सदन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि मेरा किसी भी तरीके से बिहार के लोगों का अपमान करने का मकसद नहीं था, मैं अपना बयान वापस लेता हूं। Let me clarify, there is absolutely no intention of insulting either Bihar or the people of Bihar, and if at all that has hurt anybody, I will immediately withdraw that statement. संसद के शीतकालीन सत्र में आज दोनों सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध है। राज्यसभा में आज जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा तमिलनाडु, हिमाचल और कर्नाटक के अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर चर्चा और पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। वहीं लोकसभा में कानून मंत्री किरण रिजिजू निरसन और संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा और पारित करने का सदन में प्रस्ताव रखेंगे। और आइए सीधे रुख करेंगे संसद भवन का। I requested all the members to wear the mask and participate in the proceedings. But when all the things were going on, when they were in well, and at that time also including the leader of opposition did not wear the mask. This shows how their attitude and their care towards the society and care towards guidance and direction and the advice of the health ministry, and at large we should take care of our people because we are the leaders. We should set an example, but unfortunately even that is violated, and I once again urge them not to behave like that, and I condemn the attitude. मैं बोलूँ क्या? गला तो बहुत बुरा है। आज हाँ
अच्छा लगेगा। आज राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ सारे देश ने और मीडिया भी देखा है। आज इंडो चाइना पर चर्चा के कारण इन लोगों ने फिर से रक्कस क्रिएट किया और वेल में आया। जब वेल में आया, बार हमारे अध्यक्ष महोदय ने, चेयरमैन साहब ने रिक्वेस्ट किया, नमस्कार करके रिक्वेस्ट किया, अपने सीट में जाइए, वो तो नहीं किया। और व्हेन ही वाज ऑन हिज लेग्स आल्सो, वो खड़े होके भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, तब भी माना नहीं। बाद में जब चेयरमैन साहब ने कहा कि लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन मेरे चेंबर में आइए, हम बातचीत करेंगे इसके बारे में, तब एकदम अहंकार से इनको टुकरा दिया गया। इट वॉज जस्ट रिजेक्टेड। तो ये एक रूम में चर्चा करने का विषय नहीं है, मैं नहीं आऊंगा, ऐसे उन्होंने कहा खड़गे जी ने, लीडर ऑफ द अपोजिशन। ये तो बहुत बड़ा गंभीर विषय है। ऐसे स्पीकर चेयरमैन साहब को इंसल्ट करना, चेयरमैन को डायरेक्शन को इंसल्ट करना, चेयरमैन को रिक्वेस्ट को इंसल्ट करना। चेयरमैन रिक्वेस्टेड, इवन रिक्वेस्ट ड्यू रिगार्ड्स, बड़ा गंभीर बात है। ये जो एटीट्यूड श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का है, आप किसी को संतुष्ट करने के लिए, आपका जो अब तो अध्यक्ष है लेकिन फिर भी आपको किसी को आपके पार्टी में संतुष्ट करना पड़ता है। यू शुड कीप हैप्पी एंड यू शुड अपीज सम ऑफ योर लीडर्स हु आर सम पार्ट ऑफ द कंट्री, यू हैव टू अपीज देम। इसके लिए आप करते होंगे, लेकिन कम से कम संविधान के जो पद है उसका गर्व और मर्यादा का रखना आपका जिम्मेदारी है। आपने बहुत बड़ा सीनियर नेता है, इसीलिए ये जो उन्होंने कहा है, मैं चेयरमैन साहब का डायरेक्शन मानूंगा नहीं, इट इज ए वेरी वेरी कंडेमेबल। मैं घोर निंदा इसका करता हूं। इसके साथ ही साथ सुबह से आप सब देख रहे हो, माननीय स्पीकर साहब और माननीय चेयरमैन साहब एक निवेदन किया था कि कोविड की स्थिति, जो कोविड बढ़ रहा है सारे दुनिया में, वो देखते हुए सब अपील किया, हमको एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, उदाहरण सेट करने के लिए दोनों ने सुबह ही अपील किया, कृपया सब मेंबर्स, सब स्टाफ इधर मास्क पहन के पार्टिसिपेट करिए प्रोसीडिंग्स में। वो भी वायलेट किया। जब सब मिलकर वेल में आ रहे थे तब भी एक भी व्यक्ति मास्क पहना नहीं था। और जो स्पीकर और चेयरमैन 2 मिनट पहले अपील की थी वो भी उन्होंने टुकराया। मीन्स द मेंटालिटी, टेंडेंसी क्या है, स्पीकर और चेयरमैन का जो आदेश है, चेयर का आदेश है, उसका उल्लंघन करने का उन्होंने निर्णय लिया है, ऐसे उनका व्यवहार था और उनका वक्तव्य था। ये दोनों घटना हम घोर निंदा करते हैं और आग्रह करते हैं, कम से कम आप चेयरमैन और स्पीकर का तो रिस्पेक्ट देने का जो इस परंपरा है, ये परंपरा आगे बढ़े। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता राजेश राज संसद भवन से। राजेश, अभी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उस तस्वीर को सबके सामने रखा जब राज्यसभा में राज्यसभा सभापति ने विपक्ष से अनुरोध किया चीन और भारत की झड़प को लेकर जो गतिरोध कायम है उसे दूर करने के लिए। उस निर्देश का भी अपमान किया और उस अपील का भी अपमान किया। तो आखिर विपक्ष इस मसले पर चाहता क्या है? क्या इस गतिरोध को तोड़ना नहीं चाहता, इस पर आगे बात नहीं चाहता? देखिए ऋतु, जिस तरीके से 11 से 12 के बीच राज्यसभा के भीतर लगातार सदन में गतिरोध का माहौल देखने को मिला, उसके बाद सभापति हम कह सकते हैं कि विनती करने की मुद्रा में जो विपक्षी सांसद जो सदन के बीचों बीच आकर, बेल में आकर, आसन के सामने आकर शोर शराबा कर रहे थे, उनसे वो याचना करते रहे, याचना करने की मुद्रा में दिखाई पड़े और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सदन की कार्रवाई जो है वो हर हाल में चलाई जानी चाहिए। हालांकि कई बार नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति दोनों के बीच नोकझोंक और हास परिहास का दौर भी चला। जब मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया गया तो उन्होंने कहा कि, जब उन्हें कहा कि थैंक यू, तो सभापति ने कहा कि थैंक यू मुझे नहीं, आप सदन चलाने की गारंटी कीजिए, सदन चलना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप सभापति हैं, आप नाराज हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, मेरा लंबा जो है वो अधिवक्ता के रूप में करियर रहा है, वकील अगर गुस्से में आ जाएगा तो फिर दूसरों की पीड़ा को सुनेगा कैसे। इस बात का जिक्र सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने
जो नोकझोंक थे उस दौरान उन्होंने किया, और एक उम्मीद की स्थिति दिखाई पड़ रही थी कि कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई चल सकती है, चूंकि बहुत इमोशनल होकर जगदीप धनखड़ विपक्षी सांसदों से अपील कर रहे थे। लेकिन उनकी बातों का असर जब नहीं पड़ा तब उन्होंने कहा कि 1 बजे नेता विपक्ष और नेता सदन दोनों हमारे चेंबर में आए। यह उम्मीद की जा रही थी कि चेंबर में जाने के बाद हो सकता है कि बीच का कोई रास्ता निकले, लेकिन जैसा संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों जगह मीडिया को बताने का काम किया, जो बताया उन्होंने कि आसन का अपमान किया जा रहा है, उनसे बातचीत का जो रास्ता है वो बंद करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, विपक्ष बातचीत के लिए जा नहीं रहा है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो वाकई ऋतु, ऐसे में गतिरोध जो स्थिति है वो स्थिति कैसे खत्म होगी, यह सवाल सबसे बड़ा मौजूद है। सदन का बायकॉट करने के बाद राज्यसभा के तमाम विपक्षी सदस्य बाहर मीडिया स्टैंड पर आए। उन्होंने कई मुद्दों को डाइल्यूट करने की भी कोशिश की। हमने कई लोगों से बातचीत भी करी, पूछा भी उनसे कि आखिर आप चाहते क्या है। उन्होंने कहा कि हम तमाम के मुद्दे पर, राष्ट्रहित के मुद्दे पर हम चर्चा चाहते हैं, सत्ता पक्ष चर्चा नहीं करा रही है। जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि हम किसी भी मुद्दे से भागना नहीं चाहते, हम हर मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो सदन में हंगामा खड़ा कर रहा है। जी हाँ, देखना होगा कि इस गतिरोध को कैसे सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने भी जमकर आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिशा सालियन और सुशांत सिंह मौत मामले में आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट करवाया जाना चाहिए। दिशा सालियन की मौत का मामला अभी भी मुंबई पुलिस के अधीन है। सीबीआई इस मामले की जांच नहीं कर रही है। नितेश राणे ने कहा कि आज वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ये मांग करेंगे कि दिशा सालियन की मौत के मामले को दोबारा खोला जाए और उसकी फिर से जांच कराई जाए। राणे ने कहा कि 8 और 9 जून की रात में क्या हुआ था उसकी जांच की जानी चाहिए। हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं कि ये सुशांत सिंह और दिशा सालियन के केस में जिस मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, जिस बारे में बिहार पुलिस ने भी रिपोर्ट तैयार की है, उनका नाम, आदित्य ठाकरे का नाम बिहार पुलिस ने भी लिया था। सुप्रीम कोर्ट में भी मेंशन हुआ था कि तभी के चीफ मिनिस्टर का बेटा उस केस में इन्वॉल्व है। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है। सच बाहर आना होगा। तो जैसे श्रद्धा के मर्डर के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट करने के बाद सच्चाई बाहर आई, वैसे ही दिशा और सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में आदित्य ठाकरे की नार्को टेस्ट होनी चाहिए। खबर दिल्ली एमसीडी से। दिल्ली नगर निगम के महापौर, उप महापौर एवं स्थायी समिति के 6 सदस्यों के लिए चुनाव दिल्ली नगर निगम की पहली आम सभा की बैठक में किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक का आयोजन शुक्रवार 6 जनवरी को सुबह 11 बजे किया जाएगा। वहीं चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि मंगलवार 27 दिसंबर को है। इस संदर्भ में नामांकन निगम सचिव के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। स्थायी समिति के 6 सदस्यों के लिए चुनाव भी निगम की पहली आम सभा की बैठक में किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम के महापौर का पद प्रथम वर्ष के लिए महिला सदस्यता के लिए आरक्षित है। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तापमान में जहां एक तरफ लगातार कमी दर्ज हो रही है, वहीं ठंड के साथ ही कोहरे का असर दिखना शुरू हो गया है। वहीं अगले 2 दिनों तक उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप और बढ़ेगा। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कोहरे और ठंड से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने शनिवार तक उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण भी मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ी हुई है। दिल्ली एनसीआर में तापमान गिरने के साथ ही ठंड और ठिठुरन से लोग परेशान हैं। साथ ही कोहरे की चादर भी पैर पसारने लगी है। देश के कई राज्यों में आज सुबह ठंड के साथ सड़कों पर कोहरे की चादर बिछ गई, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। वहीं वाहनों की रफ्तार भी धीमी दिखाई दी। लोग अपने वाहनों की लाइट के साथ इंडिकेटर का प्रयोग करते दिखाई दिए। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अधिकतर इलाके घने कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए। उत्तर भारत में ठंड के बढ़ते प्रकोप के कारण कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं।
ठंड के प्रकोप के चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। उधर राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिले कड़ाके की ठंड और कोहरे का डबल अटैक झेल रहे हैं। लखनऊ में कोहरे की वजह से जीरो विजिबिलिटी जैसे हालात बन गए हैं, जिस वजह से सड़कों पर धीमी रफ्तार में गाड़ियां नजर आ रही हैं। घने कोहरे की चादर ने लखनऊ में ऐतिहासिक इमारतों को भी ढक रखा है, जिस वजह से सुबह के समय इन्हें देख पाना मुश्किल हो गया है। वहीं कई जिलों में अधिक ठंड और कोहरे को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यूपी के मुरादाबाद, अमरोहा व सहारनपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य 30 जिलों में येलो अलर्ट दिया गया है। कई जिलों में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। वहीं कानपुर में तापमान 5 डिग्री, प्रयागराज में 7 डिग्री, झांसी में 8 डिग्री, इटावा में 8 डिग्री और शाहजहांपुर में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। तो वहीं दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत भारत के मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे के कारण उत्तर भारत में आज भी शीतलहर जारी रहेगी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में घना कोहरा जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3-4 दिन में हरियाणा के कुछ एक स्थानों पर शीतलहर प्रचंड हो सकती है और अधिकतर स्थानों पर घना कोहरा रहने का अनुमान है। वहीं पंजाब के लिए मौसम विभाग का अनुमान है कि छिटपुट स्थानों पर इस महीने की 25 तारीख तक शीतलहर और घना कोहरा बना रहेगा। जम्मू कश्मीर के लिए मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में रात में सर्दी बढ़ जाएगी और न्यूनतम तापमान और गिर सकता है। क्रिसमस के आसपास कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश या हल्की बर्फबारी की संभावना है। इस बीच दिल्ली में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आज 22 दिसंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में तमिलनाडु में हुआ था। गणित के बिना किसी औपचारिक पढ़ाई के भी श्रीनिवास रामानुजन ने गणित के कठिनतम माने जाने वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब वह 12 साल के थे तो उन्होंने त्रिकोण गणिती में महारत हासिल कर ली थी और उन्होंने अपने दम पर कई प्रयोग भी विकसित किए। रामानुजन का प्रथम शोध पत्र बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडिया मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ। रामानुजन का इन्फिनाइट सीरीज, फ्रैक्शन, नंबर थ्योरी और मैथमेटिकल एनालिसिस में भी अहम योगदान है। उन्होंने दुनिया को लगभग 3500 गणितीय सूत्र दिए थे। गणित में अपने योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए। वे गणित से जुड़ी कई सोसाइटी में अहम पद पर रहे। 33 साल की उम्र में टीबी की बीमारी के कारण 26 अप्रैल 1920 को उनका निधन हो गया था। और देश दुनिया में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 आयोजित कर रहा है। इसमें लोगों को न सिर्फ कम लागत में पौष्टिक आहार मिलेगा बल्कि किसानों की आय बढ़ने में भी मदद मिलेगी। मोटे अनाज की खपत और बढ़त से देश इसका बड़ा निर्यातक भी बन सकेगा। केंद्र सरकार पूरे विश्व में भारत के मोटे अनाजों और उसके मूल्यवर्धित उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 आयोजित कर रहा है। दरअसल मोदी सरकार देश में मोटे अनाज की खेती और खपत को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे कम लागत में लोगों को पौष्टिक आहार मिल सके। इससे भारत मोटे अनाज की खेती में दुनिया का सबसे बड़ा देश भी बन सकता है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया है। चावल और गेहूं जैसे अधिक खपत वाले अनाजों की तुलना में मोटे अनाजों के पौष्टिक मूल्य अधिक होते हैं। मोटे अनाज कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर होते हैं और बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को मजबूत करने में मदद करते हैं। साथ ही शिशु आहार और पोषण उत्पादों में मोटे अनाजों का उपयोग बढ़ रहा है। भारतीय मोटे अनाजों की ब्रांडिंग और प्रचार में
विदेश स्थित भारतीय मिशनों को भी जोड़ा जाएगा। विश्व में 20% उत्पादन मिलेट्स का भारत में होता है और ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के अवसर पे हम यही चाहते हैं कि जो भारत में मिलेट्स का उत्पादन होता है ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कैसे जाए। इसमें जो मिलेट्स के प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं और विशेष करके जो बाहर के बाज़ारों में बिक्री हो सकता है, जैसे रेडी टू ईट या रेडी टू कुक, जैसे कॉर्नफ्लेक्स बना रहे हैं, कुकीज़ बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, तो इस तरह के बायर्स और सेलर्स की एक मीट है। अंतर्राष्ट्रीय देशों से भी कोई 30-40 ऐसे लोग आए हैं जो इनके साथ मिल रहे हैं और इस तरह से जानकारी बढ़ेगी, इस तरह से इनकी सप्लाई चेन बनेगी और निर्यात भी इन चीज़ों में बढ़ेगा। भारतीय मोटे अनाजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने 16 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो तथा क्रेता विक्रेता बैठकों में निर्यातकों, किसानों और व्यापारियों की भागीदारी में सहायता देने की योजना बनाई है। इंडिया के ही परसुएशन पर यूनाइटेड नेशंस ने इसको ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया और इंडिया मेजर प्रोड्यूसर है और सबसे बड़ा दुनिया का एक तरीके से निर्यातक बनेगा। तो जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंडिया के लिए बेस्ट टाइम है और ख़ास करके जो टाइमिंग है वो आप देखिए G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आई, यूनाइटेड नेशंस ने ईयर ऑफ द मिलेट डिक्लेयर किया और पूरा भारत सरकार दुनिया भर के अपने एम्बेसीज और मिशन के साथ मिलकर और इंडिया के सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो मुझे लगता है टाइम फॉर इंडिया हैज़ अराइव्ड एंड दिस इज़ वन इनिशिएटिव जिसमें बहुत बड़ा योगदान भारत करने जा रहा है दुनिया को। मोटे अनाजों की खेती करने के अनेक लाभ हैं, जैसे सूखा सहन करने की क्षमता, फसल पकने की कम अवधि, उर्वरकों, खादों की न्यूनतम मांग के कारण कम लागत, कीटों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता, कम पानी और बंजर भूमि तथा विपरीत मौसम में भी ये अनाज उगाए जा सकते हैं। अपने सहयोगी ओपी यादव के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पहाड़ियों में या ऊंचे प्रदेशों में रहने वाले लोग ठंड के आदी होते हैं, फिर भी शीतलहर उनके लिए जानलेवा हो सकती है। सबसे बड़े खतरे हैं शरीर का तापमान कम हो जाना, फ्रॉस्ट बाइट और फेफड़ों में सुजन आना। बाहर जाने से पहले मौसम पूर्वानुमान से वाकिफ होना अनिवार्य है। कहीं जाते वक्त धर्मशाला, पंचायत घर और नजदीकी चिकित्सा सेवा से अवगत रहें। खराब मौसम के कारण आप रास्ते में फंस सकते हैं। वाटरप्रूफ थैली में पर्याप्त कपड़े, भोजन और पानी साथ रखें। नम और गीले कपड़े तुरंत बदलें। गर्म पेय पीते रहें, शराब पीना टालें। फर्स्ट एड सीखें और आपातकालीन चिकित्सा किट साथ रखें। अत्याधिक ठंड से बुजुर्ग, बच्चे और बीमार ज्यादा प्रभावित होते हैं। घर को गर्म रखें। पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन की कमी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस बुलाएं या स्थानीय हेल्पलाइन से संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो
आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। और मिड डे प्राइम में आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की खबरों के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी गौरव। क्या खबरें आज खेल जगत से? शुक्रिया ऋतु। और खेल जगत की खबरों की शुरुआत करेंगे भारत बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच से। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज से मीरपुर में शुरू हुआ। मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा जानकारी मिलने तक बांग्लादेश ने 5 विकेट गंवाकर 184 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश का पहला विकेट जाकिर हुसैन के रूप में गिरा, जिन्हें 12 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी करने वाले जयदेव उनादकट ने कप्तान केएल राहुल के हाथों कैच करवाया। जाकिर के आउट होने के बाद नजमुल हुसैन भी पवेलियन लौट गए। इनके थोड़ी देर बाद ही बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम के विकेट भी सामने आ गए। दूसरे टेस्ट मैच में भी टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में फील्डिंग के दौरान चोट लगी थी। क्रिकेट के बाद अब बात करते हैं बॉक्सिंग की। पंजाब की सुविधा भगत और मध्य प्रदेश की राधा पाटीदार ने छठे एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में 48 किलोग्राम वर्ग में सुविधा ने झारखंड की चंदू को 5-0 से हराकर स्पर्धा के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं राधा ने 52 किलोग्राम वर्ग में हिमाचल प्रदेश की रितु को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भोपाल में खेले जा रहे इस प्रतियोगिता में 12 विभिन्न वर्गों में देश भर से 302 महिला मुक्केबाज हिस्सा ले रही हैं। बॉक्सिंग के बाद अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की। पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोस्की को 20वां गोल्डन फुट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गोल्डन फुट पुरस्कार को 28 वर्ष से अधिक आयु के एक सक्रिय खिलाड़ी को हर साल प्रदान किया जाता है। ये सम्मान किसी भी खिलाड़ी को केवल एक बार दिया जाता है। पिछले साल ये खिताब लिवरपूल के स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह को दिया गया था। स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना और पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने अपने नाम एक और उपलब्धि जोड़ ली है। लेवेंडोस्की ने मोनाको में आयोजित एक समारोह में 20वां गोल्डन फुट पुरस्कार जीत लिया। फीफा विश्व कप 2022 के राउंड ऑफ 16 में फ्रांस के हाथों हारकर बाहर हुई पोलैंड के दिग्गज खिलाड़ी लेवेंडोस्की सीजन की शुरुआत में बायर्न म्यूनिख से बार्सिलोना में शामिल हुए थे। वर्तमान में वे बार्सिलोना के लिए किए गए 13 गोल के साथ ला लीगा गोल स्कोरिंग की सूची में सबसे ऊपर हैं। प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाकर लेवेंडोस्की का कहना है कि ये उनके लिए एक बड़ा सम्मान है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत गर्व है और मेरे लिए यह गोल्डन फुट पुरस्कार जीतना बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि मुझे पता है कि जो सब कुछ मैं कर रहा हूँ और मैंने जो किया, मुझे पता है कि कैसे इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी और अब मैं खुद पर गर्व कर सकता हूँ और उन पुरस्कारों पर भी। तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। साल 2003 में शुरू हुए गोल्डन फुट पुरस्कार को 28 वर्ष से अधिक आयु के एक सक्रिय खिलाड़ी को हर साल प्रदान किया जाता है। विजेता का चयन ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से की जाती है। ये सम्मान किसी भी खिलाड़ी को केवल एक बार दिया जाता है। मोहम्मद सलाह ने पिछले साल इसे जीता था। बड़ी बात यह है कि अर्जेंटीना को विश्व कप का खिताब जिताने वाले लियोनेल मेसी अभी तक ये पुरस्कार नहीं जीत पाए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। लेवेंडोस्की के बाद अब बात करते हैं मैन्यू की। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ईएफएल कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मैन्यू ने चौथे दौर के मुकाबले में बर्नले को 2-0 से हराने में सफलता पाई। मैनचेस्टर की तरफ से दोनों हाफ में एक एक गोल देखने को मिला। मैच के 27वें मिनट में एरिक्सन ने बिसाका के पास पर गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया। दूसरे हाफ में रैशफोर्ड ने गोल करके टीम की 2-0 से जीत तय कर दी। इस सत्र में ईएफएल में रैशफोर्ड का ये दूसरा गोल है। इस मुकाबले में मैन्यू के मैनेजर ने विश्व कप में खेलने वाले 5 खिलाड़ियों को शुरुआती एकादश में उतारा। और अब बात कर लेते हैं महान फुटबॉलर पेले की। कैंसर से जूझ रहे ब्राजील के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर पेले को नियमित जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 82 वर्षीय पेले सितंबर 2021 से पेट के कैंसर से जूझ रहे हैं। बुधवार को जारी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उन्हें गुर्दे और हृदय रोग से संबंधित देखभाल की आवश्यकता है।
ब्राजील की राष्ट्रीय टीम के साथ 1958, 1962 और 1970 विश्व कप जीतने वाले पूर्व खिलाड़ी पेले कैंसर सहित अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। तो ऋतु, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, लेकिन वापस एक बार फिर से आपके पास। धन्यवाद गौरव इन तमाम खबरों के लिए। और आइए अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बुधवार को म्यांमार में जारी मानवाधिकार संकट को लेकर पहला प्रस्ताव लाया गया, जिसमें म्यांमार की सेना जुंता से तुरंत हिंसा रोकने और हिरासत में रखे गए लोगों को छोड़ने की मांग की गई है। प्रस्ताव में म्यांमार के प्रमुख नेता आंग सान सू की और पूर्व राष्ट्रपति विन माइंट को छोड़ने का भी अनुरोध किया गया। इस प्रस्ताव पर यूएनएससी के 12 सदस्यों ने हां में वोट किया है, वहीं भारत, रूस और चीन वोटिंग में शामिल नहीं हुए। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं के विश्वविद्यालय जाने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जा रही है। कल अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्रालय ने लड़कियों और महिलाओं के विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाने पर रोक लगा दी थी। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने तालिबान के इस आदेश की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे महिलाओं और लड़कियों के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित करें। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी लड़कियों की विश्वविद्यालय शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के तालिबान के फैसले की आलोचना की है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने भी कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़कियों और महिलाओं के भविष्य को नष्ट करते हुए अपने देश के भविष्य को नष्ट करने का फैसला किया है। वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताई है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही फिर से देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने वाले हैं। नेतन्याहू ने राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग को देर रात इस बारे में सूचना दी। नेतन्याहू को सरकार बनाने के लिए मिले वक्त के खत्म होने से 20 मिनट पहले उन्होंने गठबंधन का ऐलान किया। अमेरिकी मीडिया वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार गठबंधन के लिए जारी वार्ता के 38 दिनों बाद नेतन्याहू को सरकार बनाने में कामयाबी हासिल हुई है। नेतन्याहू के ऐलान के बाद अब एक बार फिर इजराइल की सत्ता पर दक्षिणपंथी पार्टी काबिज होने जा रही है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को 10 महीने से ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन इसके रुकने के अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहली बार अमेरिका दौरे पर पहुंचे। राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने उनका व्हाइट हाउस में गर्मजोशी से स्वागत किया। व्हाइट हाउस में वार्ता के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के अलावा यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद वहां के बेहद खराब हालात और मानवीय हालात पर चर्चा हुई। इस अवसर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को यूक्रेनी सेना अधिकारी का एक पदक भेंट किया। ज़ेलेंस्की ने मदद के अमेरिकी कांग्रेस और नागरिकों को उनके समर्थन के लिए सभी यूक्रेनी नागरिकों की तरफ से धन्यवाद दिया। इसी के साथ रूस से लड़ने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता देने का भी ऐलान किया है। रूस से लड़ने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को 1.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए सैन्य सहायता पैकेज की भी घोषणा की। इसके तहत अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल बैटरी के लिए धन मुहैया कराएगा। अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों ने संयुक्त बैठकों को भी संबोधित किया। संयुक्त बयान जारी करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूरोपीय सहयोगियों और अन्य की मदद से यूक्रेन को युद्ध के मैदान के साथ साथ रूस के साथ वार्ता में भी सफलता हासिल होगी। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि वार्ता का फोकस यूक्रेन को मजबूत करना था। अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूएस कांग्रेस को भी संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की ने इस जज्बे का मौजूद सदस्यों ने जोरदार तालियां बजाकर समर्थन किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस लड़ाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उम्मीद है कि उन्हें कुछ और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस युद्ध में जीत ही हासिल होगी क्योंकि वे एकजुट हैं।
और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी हैं।